पंचायत चुनाव पर कमलनाथ का बयान, आज के आरक्षण से हो मतदान। बीजेपी सरकार पर धोखे का लगाया आरोप। 16 दिसंबर को सुप्रीम निर्देश पर हाईकोर्ट में भी सुनवाई। पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस बनाम बीजेपी की जंग अब और भी तेज हो गई है। छिंदवाड़ा दौरे के दौरान पीसीसी अध्यक्ष और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ भी इस पर हमलावर दिखे। उन्होंने सवाल भी किया कि सरकार को किस बात का डर है। चुनाव आज हो रहा है, आज की परिस्थितियों में, आज के आरक्षण में, आज के जो परिसमन है उस आधार पर होना चाहिए। पर ये इनको किस बात का डर है, ये डर के कारण इस तरह कर रही हैं जो जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। पंचायत चुनाव की तारीखों का भले ऐलान हो गया हो, लेकिन ये मामला कोर्ट में भी पहुंच चुका है। वैसे हाई कोर्ट में भले ही कांग्रेस की बात नहीं बनी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर निर्देश दिया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर लगी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से कहा कि इन मामलों की जल्दी सुनवाई करें। कांग्रेस के सैयद जाफर और जया ठाकुर ने साल 2019 के परिसीमन को निरस्त करके 2014 के आरक्षण से चुनाव कराने पर आपत्ति उठाई है। इनकी याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को निर्देश दिया। हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव में 2014 के आरक्षण से हो रहे चुनाव के मसले पर उच्च न्यायालय जबलपुर को तत्काल निर्देश दिया कि वो विशेष रूप से कल यानी कि 16 दिसंबर को हमारी बात सुने। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जिस बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट की शरण में गए थे, उसका ख्याल उच्च न्यायालय जबलपुर जरूर रखेगा। कि ये याचिका वैसे ही निराधार थी। जब चुनाव आयोग इस बात को तय कर चुका है कि चुनाव होंगे तो कांग्रेसी अड़ंगे लगा रहे हैं, तो न्यायपालिका से भी मुझे लगता है कि दूध का दूध पानी का पानी होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अब हाई कोर्ट की तरफ कांग्रेसियों को कहा है, तो हाई कोर्ट ना जाते हुए कांग्रेस को अब जनता की अदालत में जाना चाहिए और अपने कैंडिडेट्स को वो कितना जितवा सकती है इसको प्रूव करना चाहिए। कुल मिलाकर 16 दिसंबर का दिन अहम रहने वाला है, क्योंकि जबलपुर हाई कोर्ट याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। अभी थोड़ा और ठहरना होगा कि कोर्ट में क्या होता है, लेकिन सियासत कहां ठहरती है। अभी से पंचायत चुनाव पर सही गलत की बहस शुरू हो गई है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है पंचायत की पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स तो चलती रहेगी साहब, लेकिन मसले जरूर उसमें आते रहते हैं। और इस समय का, इस वक्त का एक बड़ा अहम मसला मध्य प्रदेश में सत्ताधारी दल बीजेपी और कांग्रेस के बीच में पंचायत इलेक्शंस हैं। इनको लेकर जैसा आप जानते ही हैं कि मामला सब जुडिस है, न्यायालय में है। पहले हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने उस पर कोई हस्तक्षेप करने से इनकार किया। तो कुछ याचिकाएं जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ मूव की गई थी, उनको कुछ अन्य राज्यों की इस तरह की संबंधित याचिकाओं के साथ क्लब करके सुप्रीम कोर्ट ने उन पर विचार किया। और उसके बाद मध्य प्रदेश में ये जो पंचायत चुनाव को लेकर परिसीमन और आरक्षण को चुनौती देते हुए दायर की गई कांग्रेस की तरफ से याचिका थी सैयद जाफर और जया ठाकुर की, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट गुरुवार को यानी 16 दिसंबर को इस पर सुनवाई करे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि वो हाई कोर्ट जो एक बार इस मसले को सुन चुका है, डिसाइड कर चुका है, वो दोबारा इस पर किस नुक्ताए नज़र से विचार करता है और क्या वर्डिक्ट उसका फाइनल सामने आता है। ये तुरंत सामने आता है या समय लगेगा, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन अब मसला काफ़ी महत्वपूर्ण हो चला है। और दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस चुनाव से बचना चाहती है और इसीलिए वो न्यायालय शरणम गच्छामी की मुद्रा में ही नहीं है, बल्कि वहाँ से एनी हाउ किसी भी तरह से रिलीफ लाने की कोशिश कर रही है। और ऐसा करके बीजेपी ये मैसेजिंग भी दे रही है पंचायत चुनाव के जो इच्छुक उम्मीदवार हैं कि देखिए आप, हम तो तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस नहीं लड़ना चाहती है। और कांग्रेस का कहना है कि परिसीमन त्रुटिपूर्ण है और इसी के साथ आरक्षण की जो व्यवस्था है वो पुरानी व्यवस्था हो तो ज़्यादा बेहतर है। और यही दावा कांग्रेस की तरफ से है कि सुप्रीम कोर्ट में एक दिन पहले यानी आज ही की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र के संदर्भ में इसी तरह की कोई बात, ये भी कांग्रेस का दावा है कि सामने आई है। क्या वस्तु स्थिति है इस पर अभी हम यहाँ बैठकर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। तो पंचायत चुनाव को लेकर ये जो टसल है,
इसका असर क्या पंचायत चुनाव के नतीजों पर भी होगा, चुनाव पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पड़ेगा? कई बड़े सवाल हैं। कांग्रेस की हिचक क्या है परिसीमन या फिर आरक्षण से जुड़े विषयों को लेकर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक दिनेश गुप्ता जी, बहुत स्वागत है। जेपी धनोपिया साहब हैं, वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं और वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, हमारे साथ हैं, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। और डॉक्टर हितेश वाजपेयी हैं, प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व चेयरपर्सन हैं। दिनेश जी, मुझे समझाइए ज़रा ये मसला, जिस तरह से बहुत आसान लफ्ज़ों में मुझे समझाइए कि जब कोई मसला सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट के पास फिर आता है, जो एक बार उस मसले पर अपनी राय दे चुका है, तो किस तरह का एक कानूनी वातावरण निर्मित होता है। हालांकि सब जुडिस मसला, हम उसके नतीजों पर, आउटकम पर बात नहीं करेंगे, कर भी नहीं सकते, करना चाहिए भी नहीं, लेकिन फिर भी आप इसे किस तरह देखते हैं और इसके पॉलिटिकल आउटफॉल पर, उस पर भी आपकी एक टिप्पणी चाहूँगा। सूरज जी, जो स्थितियां हैं, बड़ी अभूतपूर्व स्थितियां इस पूरे पंचायत चुनाव को लेकर हो रही हैं। जैसे पंचायत चुनाव में जैसे पंचायतों को लेकर होता है चिक 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 चल रही है, तो उस तरह का आप देखिए। एक तो ये सुप्रीम कोर्ट ने जो है रिवर्ट किया है केस की, आप इसको मेरिट पर सुनिए। जो उनके सामने इश्यूज आए होंगे, चाहे वो आरक्षण का इशू हो या नए जो उन्होंने कानूनी प्रावधान जो किए हैं, या फिर उन प्रावधानों के आधार पर इन्होंने जो चुनाव की घोषणा की है, क्योंकि चुनाव की घोषणा हो चुकी है, एक प्रक्रिया चल रही है, शुरू हो चुकी है चुनाव की प्रक्रिया। और इसी बीच यदि हम आज आरक्षण के बारे में कोई भी ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट देती है अध्यादेश के बारे में, तो उसकी जो परिस्थितियां होंगी बहुत भिन्न परिस्थितियां होंगी। उसमें बहुत सारी कानूनी जो चीज़ें हैं, क्योंकि किसी भी चुनाव प्रक्रिया को बीच में रोकना बहुत मतलब एक असाधारण सी स्थिति होगी, क्योंकि जो मूल जो विषय था, जिसको पहले से ही हाई कोर्ट में था कि आपने एक अध्यादेश के जरिए एक प्रावधान करके आपने पुराने जो है जो भी परिसीमन 18 के 19 के बाद हुआ था, उसको आपने निरस्त कर दिया एक नया सेक्शन जोड़ के। तो जब फिर चुनाव आयोग ने भी जिस तरह से किया कि ठीक है ये निरस्त हो गया, तो हम पुराने परिसीमन के आधार पर करा देंगे, तो उनकी अपनी एक ड्यूटी है इलेक्शन कमीशन की। वो तो यदि पद खाली है तो उसका दायित्व है, संवैधानिक दायित्व है, नैतिक दायित्व, हर तरह से दायित्व है। तो उसने अपने दायित्व का निर्वहन किया। वो अपने स्थिति में वो कह सकता है कि वो तो ठीक है, हमारे पास जो बेहतर परिस्थितियां उपलब्ध थी उसमें हम चुनाव करा रहे हैं। लेकिन जो सरकार से जुड़े पार्ट है, अध्यादेश से जुड़े पार्ट है, उसका रिफ्लेक्शन ये होगा, यदि कोई भी फैसला आता है, या तो फैसला ये होगा कि प्रक्रिया चालू रहेगी, या फिर उस पर कोई हाई कोर्ट कोई जो है ऐसा जजमेंट देती है जो उनके कानूनी तौर पर उसको प्रभावित कर सकती है प्रक्रिया को। तो हो सकता है कि फिर जो है कल एक नया राजनीतिक दृश्य हम सामने देखें। बिल्कुल ठीक है, और यही इसी पर सबकी निगाहें होंगी। हालांकि मुझे बसंत प्रताप सिंह, जो मध्य प्रदेश के राज्य चुनाव आयोग के प्रमुख हैं, उनका जब बंसल न्यूज़ ने उनसे पूछा था कि अगर कोर्ट का कोई रूलिंग आती है, तो उनकी एक महत्वपूर्ण बात ये थी कि आमतौर पर जब आयोग चुनाव की घोषणा कर देता है तो संभावना कम रहती है कि न्यायालय की प्रक्रिया उसमें कहीं कोई टिप्पणी देती है, लेकिन देगी तो निश्चित तौर पर उसका पालन शिरोधार्य होगा। डॉक्टर हितेश वाजपेयी, आपकी। देखिए, 3-4 बातें बहुत स्पष्ट हैं शरद जी। पहली बात, विधानमंडल चुनाव के पश्चात परिसीमन का होना, परिसीमन के नए होने की वजह से आरक्षण की प्रक्रिया का पुनः किया जाना, और ये सब होने के 1 वर्ष के अंदर चुनाव को कराना, ये प्रावधान है। और यदि ये नहीं होता है तो स्वाभाविक है कि ये प्रक्रिया निरस्त मानी जाएगी और इसके पहले की जो है वो स्टैंड बाय मानी जाएगी। ये तो हो गया कानूनी स्थिति हो गई, इसी को फॉलो किया जा रहा है। इसमें भाई आपकी किसी भी वजह से जब आपने ये प्रक्रिया को किया था तो उसके बाद 1 वर्ष चुनाव नहीं हो पाए, तो जब चुनाव नहीं हो पाए, वो कोई पॉलिटिकल डिसीजन तो नहीं था, चुनाव नहीं हो पाए, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू था और परिस्थितियाँ ऐसी थी। तो जब 1 वर्ष नहीं हो पाए उसके, तो स्वाभाविक है वो पूरी प्रक्रिया निरस्त मानकर पुरानी प्रक्रिया के आधार पर हो रहा है। पहले भी चुनाव हो चुके हैं, वो भी चुनाव लड़े ही गए थे ना, वो कौन सा बीजेपी दफ्तर में बैठ के हुए थे। तो स्वाभाविक है कि वो चुनाव आयोग नहीं कराए थे, तो ये साधारण सी चीज़ है। अब देखिए 10 लाख लोगों को जो चुनाव में भाग लेना चाहते हैं, जिसमें से आप मान के चलिए आधी महिलाएं हैं, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोग हैं, 2.5 साल से इंतजार कर चुके हैं, आवेदन पत्र भरना शुरू हो गए हैं। और ऐसे समय में आप सोचिए कांग्रेस के नेता, और कोई नहीं खड़ा हुआ, कांग्रेस के नेता सारे अदालत में खड़े हुए हैं।
अच्छा, अदालत में भी कैसे? ग्वालियर की युगल पीठ, धनुपिया जी बहुत अच्छे से जानते हैं, युगल पीठ ने मना कर दिया जो उसको सुन रही थी। उसके बाद जबलपुर आ गए, जबलपुर हाईकोर्ट ने भी मना कर दिया कि नहीं साहब हम स्टे नहीं देंगे, हम कोई रोक नहीं लगाएंगे, आप बहस करिए, बहस आपका अधिकार है, आपको कोई भी ऑब्जेक्शन ओपन कर रहे हैं जैसे, हम लेकिन स्टे नहीं करेंगे। उसके बाद ये चले गए सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन तो सुना ही नहीं। उसके बाद उन्होंने कहा भैया हमारे पास क्यों आए, आप हाईकोर्ट जाओ। अब इसको लच्छेदार भाषा में आप कुछ भी कहो, पर कहा तो यही है ना कि भाई हमारा पहला विशेषाधिकार किसका है? जो हाईकोर्ट आपको सुन रहा है उसको जाके बताइए, आप जो भी मेरिट है आपको रखना रखिए। और हाईकोर्ट तो सुन ही चुका है उसको, 2 हाईकोर्ट सुन चुके हैं, एक डबल बेंच सुन चुकी है। तो मुझे लगता है कि ये जो स्टे कराने का, लोकतंत्र की पीठ पर छुरा भोंकने का काम अदालत के रास्ते से कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, ये तो अदालत नहीं होने देगी। अब इसके बाद भाई कहीं पर किसी कंडिका का उल्लंघन है तो भाई कंडिका का संशोधन है। आप दोनों बहुत सीनियर पत्रकार हैं, जानते हैं, गजट नोटिफिकेशन है, सब कुछ है, उसमें आप बताइए कि ABCD इसका है। और धनुपिया जी घर पे क्यों बैठे हैं पता है आपको? धनुपिया जी को TRP अदालत से नहीं चाहिए, बहुत ख्याति नाम, वो भी वकील हैं, लेकिन जिनको अदालत से TRP चाहिए है और इस प्रक्रिया को पंचायत चुनाव की रोकना चाहते हैं, वो सब मिलकर अदालत गए हुए हैं। और एक अंतिम बात और कहना चाहूँगा, दलगत चुनाव होते नहीं है शरद जी, फिर भी आप सोचिए कांग्रेस पार्टी ने पूरी एक कमेटी बना दी है, दलगत चुनाव नहीं होते पर पूरी कमेटी बनाई है पंचायत चुनाव के लिए। हमारे यहाँ कोई कमेटी नहीं बनी है, हमारे यहाँ जो जीत कर आएगा हम उनका बढ़िया सम्मेलन करेंगे, ठाठ से शिवराज जी के नेतृत्व में सम्मेलन करेंगे और हर पंच, सरपंच, जिला पंचायत अध्यक्ष, सदस्य सबको लेकर, शरद जी बहुत ध्यान से सुनिएगा, शिवराज सिंह चौहान जी अपने बचे हुए कार्यकाल में मजबूती से आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस लकीर पीटती रहे। तो सभी सरपंच साथियों जो चुने जाने वाले हो, ये सुनिए, आप शिवराज जी के साथी बनने वाले। असल में कांग्रेस की चिंता ये है डॉक्टर वाजपेयी कि आपके पास जो सील है कि आइए भाजपा, आइए भाजपा, आइए भाजपा, उससे चिंतित है। पुनः घोषणा करता बाकी जी पुनः घोषणा करता हूँ, ये दलगत चुनाव नहीं होते, जो भी जीत कर आएगा, पंच, सरपंच, जिला पंचायत अध्यक्ष, सदस्य, सभी हम सबका सम्मेलन बुला के साथ लेकर शिवराज जी के कंधे मजबूत करेंगे। और क्या बोल दे खुल के, सबसे बड़ी घोषणा आपने क्या कर दी। चलिए JP धनोपिया साहब, आपने सुनी सब बात, और डॉक्टर वाजपेयी ने आपकी विद्वता की तरफ भी बहुत, जिससे हम सब सहमत हैं, प्रणाम करते हैं उसको। उन्होंने ये भी इशारा किया है और आरोप भी लगाया है, गंभीर आरोप है कि TRP की लड़ाई लड़ रहे हैं कांग्रेस के कुछ नेता याचिकाओं के माध्यम से अदालत में, और जो आप जैसे स्वनामधन्य तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि स्वनामधन्य वो लोग हैं जो नहीं है, मूर्धन्य, बहुत सुंदर शब्द है इनका, मूर्धन्य अधिवक्ता समझ रहे हैं वस्तु स्थिति को। तो क्या बैठे हुए सच्चाई आप ही स्पष्ट करेंगे, आप ही सुपात्र हैं उसके। सर जी, बहुत कुछ तो दिनेश जी ने स्पष्ट कर दिया और भारतीय जनता पार्टी की ओर से डॉक्टर वाजपेयी ने अपनी बात को रखी। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि चूंकि मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी की ओर से चुनाव आयोग कार्यों का प्रभारी हूं, मैं अधिकृत हूं कि मुझे चुनाव के कार्यों के सामने पूरा काम करने का मौका दिया गया और सारी बातें। मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि आपने जो कहा कांग्रेस पार्टी कहीं भी पिक्चर में नहीं है। पहले दिन जिस दिन 4 तारीख को चुनाव की घोषणा हुई थी, उस दिन भी हम लोगों ने ये कहा था कि चुनाव का कार्यक्रम जो है वो दूषित है, उससे बहुत सी त्रुटियां हैं। आदरणीय कमलनाथ जी चुनाव की मांग पहले ही करते रहे, नगरीय निकाय चुनाव की मांग करते रहे, हमने चुनाव के लिए जाने की बात उस दिन भी कही थी, आज भी कह रहे हैं। कोर्ट में जाने के ना कांग्रेस उस दिन कोर्ट में गई है ना आज कोर्ट में है। कोर्ट में जो लोग हैं वो सभी विचारधारा के लोग हैं। अब ये बात दूसरी है कि सैयद जाफर कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उनके खुद की, चूंकि वो जिला पंचायत के सदस्य रह चुके हैं, उनकी अपनी खुद की पीड़ा है कि वो जब जो काम कर रहे थे उसको उन्होंने जिस तरह से रोकने का प्रयास किया है तो वो तकलीफ हुई है, वो कोर्ट गए। अब बार बार ये कहना है कांग्रेस पार्टी जा रही है या कांग्रेस कर रही है, मैं फिर स्पष्ट करना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी इसमें कहीं बीच में नहीं है। मैंने पहले स्पष्ट किया, आज फिर स्पष्ट कर दूं, अगर भारतीय जनता पार्टी के मित्र इतने ही ज्यादा बात कर रहे हैं तो फिर ये अध्यादेश लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी भाई? त्रुटि कहां पर है, इस बात को समझ लीजिए। त्रुटि इस बात को भी आदरणीय डॉक्टर हितेश वाजपेयी ने कहा कि 1 साल तक परिसीमन का पालन नहीं हुआ तो स्वतः खत्म हो गया। ये कहां लिखा हुआ है? एक्ट में लिखा हुआ है ना। अगर एक्ट में लिखा हुआ है तो फिर आपको अध्यादेश लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी भाई? अध्यादेश क्यों लेके आए आप? अध्यादेश लाते आप इस बात को स्पष्ट कर देते कि हम उसको नहीं कर रहे हैं। फिर दूसरी बात देखिए, अभी आपके जिला पंचायत अध्यक्षों के आरक्षण की आप बात कर रहे हैं, जो 14 तारीख को होना थे लेकिन चूंकि नहीं किया, 18 तारीख को करेंगे। तो 2021 जिला पंचायत अध्यक्ष का आरक्षण करेंगे और पंच सरपंच का आरक्षण 2014 का रखेंगे। ये संविधान की मंशा के विपरीत काम हो रहा है।
कांग्रेस पार्टी का साफ कहना है कि आप एक नियम तो लीजिए, कोई भी एक नियम लीजिए। आप उसको करा रहे हैं, उनको भी करा लीजिए, और उनको नहीं करा फिर आप जिला अध्यक्ष कराने का आरक्षण कराने की आवश्यकता क्यों पड़ रही भाई? जिला पंचायत अध्यक्ष का आरक्षण करा रहे हैं। डॉक्टर वाजपेयी कुछ कहना चाह रहे हैं धनुपिया जी, मैं सुन लेता हूं उनको, फिर आपकी तरफ मैं फिर लौटूंगा, आप उसका उत्तर दीजिए। जी डॉक्टर वाजपेयी जी, मैं आपकी सारी बातें मान लेता हूं, जो आप पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ले रहे हैं वैधानिक रूप से। आप सर बहुत तथ्यात्मक बात कर रहे हैं, तो इन तथ्यात्मक बातों पर निर्णय कौन देगा? भाई हम डिस्प्यूट लेकर जाएंगे तो या तो अदालत देगा या आयोग देगा। आप तो आयोग, अपन लोग आयोग को रिप्रेजेंट करते हैं, इतने सारे चुनाव सर, आप टेबल के उधर से लड़ते हैं, हम इधर से लड़ते हैं, तो अपन अपने अपने आवेदन देते हैं, आयोग निर्णय लेता है, फिर निर्णय लेता हमारे पक्ष में होता है, तब आप आयोग की बुराई कर देते हैं, आपके पक्ष में आता तो हम भी बुराई कर देते हैं। ये बात सच है, लेकिन भाई तटस्थ व्यक्ति तो निर्णय लेगा ना। तो आपके जो आरोप है उसके प्रकाश में कोई निर्णय हो वो तो समझ में आता है। और फिर देखिए साहब, धनुपिया साहब, आप बहुत सीनियर आदमी हैं, ऊँट की चोरी जो होती है नौरे नौरे नहीं होती साहब। अब भी एक तनखा साहब खड़े हैं, सैयद जाफर साहब खड़े हैं, अब वो साहब उनको आप बोल दो कांग्रेस के नहीं है, तो सर जैसे आप एक विभाग के अध्यक्ष हैं वो भी एक विभाग के उपाध्यक्ष हैं, तो ऐसा थोड़ा ना होता है कि अपन उसको इतनी आसानी से इनकार कर दें। जी मैं आप निवेदन कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मानना है, पहले भी था आज भी है, जिस दिन 4 दिसंबर को चुनाव की घोषणा राज्य निर्वाचन आयोग ने की है, उस दिन मतदाता सूची तैयार नहीं थी, चुनाव की घोषणा कर दी गई। हाई कोर्ट में 2 तारीख को एक पिटीशन दायर हुई थी, जिसमें परिसीमन को लेकर 4 सप्ताह के लिए सरकार को नोटिस जारी कर दिया था, नोटिस की कॉपी मिल गई थी, उसका जवाब नहीं दिया गया, चुनाव घोषित कर दिया गया। तीसरा, आरक्षण का मामला साफ था कि आरक्षण जिला पंचायत अध्यक्षों के नहीं हुए थे, सर सब मान लिया, पर इसमें कोई थर्ड पार्टी डिसीजन लेगा ना। मैं आता हूँ आपकी बात कहां पर हो पाएगी। और चौथी बात यह है कि जब आप 22 में चुनाव कर रहे हैं तो 1 जनवरी 22 को जो लोग नए मतदाता होंगे, 18 साल के जो युवा होंगे, उनको आपने वंचित कर दिया, उनको मतदाता सूची। हर चुनाव में ये होगा भाई। हम यदि कोई भी विधानसभा चुनाव की तारीख यदि 1 जनवरी को रखेंगे तो 31 दिसंबर को कई लोग हो जाएंगे, तब तक नोटिफिकेशन हो चुका रहेगा, रात को 12 बजे हो जाएंगे कई 18 वर्ष के। पाएगी ना उस बात को, आप आम जनता को समझने दीजिए ना इस बात के लिए। आपने 2 तारीख को तो आप चुनाव रुकवाना क्यों चाहते हैं? लीजिए ना, जब पहली पिटीशन दायर हुई तो आप रुकवाना क्यों चाहते हैं चुनाव? राम सोनी ने दायर की, उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी कर दिए। आपने 4 तारीख को इसलिए कर दिया गया चुनाव घोषित क्योंकि 7 तारीख को चुनाव रुकवाना क्यों चाहते हैं आप? चलिए अच्छा ये बताइए। होना थी, और ये नियम है कि एक बार अधिसूचना जारी होने के बाद आप कह सकते हो कि अब तो चुनाव नहीं रोक सकते, अधिसूचना जारी होगी, तो आपके मन में चोर है ना, आप तो बेईमानी के साथ चुनाव कराना चाहते हैं। आप कभी हमको साधु कहेंगे क्या? भाई आप हमको कभी साधु कहेंगे? चलिए धनुपिया जी, मेरा आपसे स्पेसिफिक सवाल ये है, आपने अभी आपने धनुपिया जी बात कोई मान नहीं रहा ना अदालत मान रही है, ना चुनाव आयोग मान रहा है, ना कानून मांग रहा है, ना आप कोई कंडिका बता पा रहे हैं कि देखिए इस कंडिका में ये लिखा हुआ है। नरोत्तम मिश्रा का भी केस लड़ा है, ओमप्रकाश धुर्वे का भी केस लड़ा है। आप मुझे चलिए, आप जो बात कह रहे हैं उसकी कंडिका बता दीजिए, इस कंडिका का उल्लंघन है। खड़े हो गए, कांग्रेस की पार्टी हो गई, ये गलत है ना धनुपिया जी? मैं डॉक्टर साहब एक बता दीजिए, डॉक्टर साहब एक उल्लंघन है। धनुपिया जी, आपने कहा, मेरा सवाल है स्पेसिफिक, आपने कहा कि बीजेपी की नीयत साफ नहीं है। बीजेपी अगर इसको चुनाव कराने पर, मैं आपके आरोप को अगर सत्य मानूं, जनता के लिए मैं समझना चाहूंगा इस बात को कि बीजेपी चुनाव कराना चाहती, तो इस प्रक्रिया के तहत चुनाव कराने से बीजेपी को क्या लाभ है और कांग्रेस को क्या हानि है? मैं वही तो कहूं, लाभ है। 2014 में कांग्रेस पार्टी का तो नहीं था सत्ता किसकी थी? भारतीय जनता पार्टी की। जो आरक्षण हुए थे, उस आरक्षण के जो लोग आज से 7 साल पहले जो आरक्षण हुआ, उस आरक्षण को आप आज कर रहे हैं। संविधान क्या कहता है? आरक्षण बीजेपी ने थोड़ा कराया तो साहब, मौका मिलना चाहिए, रोटेशन में होना चाहिए। आपने उन लोगों को वंचित कर दिया गया जो होना चाहिए। सर आपने क्यों नहीं कराया चुनाव? न्यायालय ये कहता है, उच्चतम न्यायालय ये कहता है, भाई कानून ये कहता है। आप एक कल फैसला करेंगे ना सर हम, यही तो डॉक्टर वाजपेयी भी कह रहे हैं कि या तो आयोग सुनेगा या न्यायालय सुनेगा इसको। कोई तो सुनेगा, नहीं तो देखो साहब धनुपिया साहब, आप हमको अच्छा नहीं कहने वाले, हम आपको नहीं कहने वाले, और आप कंडिका बता नहीं रहे हो किसका उल्लंघन। चलिए चलिए, मैं आता हूँ धनुपिया जी, मैं आता हूँ आपकी तरफ। इस तरह का चल रहा है सर, आप आरोप लगा रहे हैं, कंडिका नहीं बता रहे हैं किस नियम का उल्लंघन है। कंडिका राजनीति में कहाँ ढूंढेंगे सर? कानूनन बात है ना सर, तो कोई तो बताएगी इस कानून का उल्लंघन है। आप लोग दंडिका की तरह इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे के खिलाफ, कहाँ मिलेगी कंडिका? इसलिए शरद जी, आपका कहना है ये पॉलिटिकल चार्जेस हैं। आपने संडे को, ये राजनीति है। अब देखिए संडे मंडे आ गया भाई। चलिए धनुपिया जी, मैं आता हूँ, एक क्विक राउंड लूंगा आप दोनों का, एक क्विक राउंड में चलूंगा। दिनेश जी मुझे समझाइए, ये बात तो अब समझ में आई कि ये आरक्षण की प्रणाली को लेकर कांग्रेस को आशंका है
कि ये जो है चुनाव, ऐसा उसका दावा है कि 2014 की चुनाव की प्रणाली चूंकि बीजेपी रूलिंग पार्टी है तो उसको रिजर्वेशन फेवर करेगा। जरा इसको कुछ आम आदमी की दृष्टि से आप कांग्रेस के इस आरोप को एक निष्पक्ष लिखा हुआ है हर चुनाव के पहले आरक्षण होना चाहिए, वो नहीं किया गया। मेरा ये कहना है, परिसीमन का उल्लंघन है ये। परिसीमन के फलस्वरूप आरक्षण होगा। चलिए यही न्यायालय सुनेगा सर, इसी को न्यायालय सुनवाई करेगा। तीनों चीजें नहीं बता रहे, परिसीमन होगा, आरक्षण होगा और 1 वर्ष के अंदर चुनाव होंगे, नहीं तो निरस्त माना जाएगा। साधारण सी बात है। दिनेश जी को सुन लीजिए, मैं आता हूं जल्दी से आपकी तरफ। जी दिनेश जी। देखिए, राजनीति तो हम देख ही रहे हैं कि राजनीति जो है लगातार हो रही है, दोनों पक्षों से हो रही है। इसमें भला जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि किसी राजनीतिक दल को हो रहा है तो क्योंकि दलीय आधार पर चुनाव नहीं है तो आप कह सकते हो कि साहब कोई भला नहीं हो रहा। लेकिन जो मूल भाव है संविधान का 73वें 74वें संशोधन का कि आप नगरीय और ग्रामीण निकायों को या उस स्तर पर लोगों को सशक्त करें, चुनाव की प्रक्रिया आप शुरू करें, चाहे वो कांग्रेस ने देरी की हो या कोविड के कारण देरी हुई हो। तो देरी तो हुई है, जो समय पर अपने यहाँ चुनाव नहीं हो रहे हैं। तो जो जिस तरह का प्रावधान हुआ है, क्योंकि ये प्रावधान है कि परिसीमन होगा, आरक्षण रोटेशन से होगा, ये कानून में प्रावधान है। लेकिन जब आप उसको निरस्त कर देते कि 1 साल तक आप नहीं करा देते, इफ़ कर देते हैं आपके, किंतु यदि आपने नहीं कराया तो ये परिसीमन निरस्त होगा, ये जो कणिका जब आ जाती है तो फिर ये हो जाता है कि आप फिर ये जो मूल भाव है जो कि हम रोटेशन से कराएंगे और किसी एक पद पर एक ही जगह पे ऐसा नहीं होगा कि SC के लिए आरक्षित हो गया, ST के लिए हो गया, OBC के लिए हो गया, जहाँ जैसी आबादी होगा उस हिसाब से होगा। क्योंकि अब जो परिस्थितियाँ हैं कि अब 14 से और 21 तक में बहुत सारा दृश्य बदल चुका है। क्योंकि नए आप जो पंचायत सरपंच जुड़ सकते थे नए परिसीमन में, अब वो नहीं जुड़ेंगे। बहुत वोटर लिस्ट तो एक अलग विषय है, मतलब कानूनी तौर पर आप देखेंगे कि अब बहुत विचित्र सी स्थिति है, मतलब आप ना इधर आगे जा सकते ना पीछे, क्योंकि अध्यादेश है। अभी इसने कानून की शक्ल पूरी तरह से तब लेता जब वो विधानसभा में जाता, और इतनी जल्दी आप थोड़ा सा इंतजार कर लेते। विधानसभा का सत्र दिसंबर में था, दिसंबर के बाद अनाउंस कर देते कि वो उस कानून में जुड़ जाता, तो निश्चित तौर पे ये जो सवाल हैं ये सारे सवाल बहुत ख़त्म हो जाते। जो मुझे लगता है कि इसमें चुनाव आयोग ने थोड़ी सी जल्दी कर दी है, वो अपना जो भी उनकी परिस्थितियां रही हों, और सरकार का तो भाव स्पष्ट है कि वो अपने नए आरक्षण पर नहीं जाना चाहती थी। शायद उसकी वजह ये थी कि वो कांग्रेस सरकार ने कराए थे। दिनेश जी की चिंता मैं बता देता हूँ। देखिए, हमारा पूरा विश्वास है कि चुनाव जल्दी से जल्दी होना चाहिए। कोविड की वजह से ऑलरेडी डिलेड हो गया है, 2.5 साल से लोग इंतजार कर रहे हैं और ये अध्यादेश पारित होगा। भाई, अध्यादेश गिर जाना मतलब आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात होगी साहब, तो वो हमें मालूम है कि होगा, तो इसलिए बिल्कुल। और चुनाव होने दीजिए साहब, पंचायत के चुनाव में कहाँ दल आ रहे हैं साहब, सबको साथ लेकर चलिए और चुनाव होने दीजिए, लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करिए। धनोपिया जी रोकिए मत उसको। जो हो रहा है उनको वोटों से वंचित मत करिए। परिसीमन जो है आज 1200 पंचायत है, केंद्र क्या कहता है, संविधान क्या कहता है, विकेंद्रीकरण की हम बात करते हैं। 1200 पंचायतें बनी, 1200 पंचायतों को आपने खत्म कर दिया, उनके अधिकारों से वंचित कर दिया। ये आपने कौन सा न्याय किया भाई? सर, वो पंचायतें बनी तो चुनाव करा लेते हैं आप, आपने कराया ही नहीं, तो कानून ये कहता है कि भाई वो निरस्त हो गया परिसीमन नया और उसका आरक्षण, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? अगली बार फिर हो जाएंगी हम निरस्त करते हैं भाई, फिर हो जाएंगी ना, ये कोई अंतिम अवस्था थोड़ी ना है। 1200 पंचायतों के 2600 पेज के अंदर दलगत चुनाव नहीं है, ये अंतिम अवस्था नहीं है। एक अध्यादेश जारी करवा दिया गया संडे को और कह दिया कि साहब खत्म। अरे भाई, अध्यादेश का प्रावधान है संविधान में, जारी क्या करा दिया, कोई घर का काम थोड़ा ना है ये। लोगों को अधिकार दीजिए, ग्राम सरकार बनाने की बात करिए, 1200 पंचायतों को खत्म करके। सर, उसमें भाग लीजिए आप चुनाव में, चुनाव रुकवाने में रुचि मत लीजिए। कहाँ में आए हैं 1200 पंचायतों को खत्म करके? क्या सर, चुनाव में भाग लीजिए, जो है उसमें तो लीजिए। पंचायतें वो 1200 आपके लिए भी नहीं है, हमारे लिए भी नहीं है। आप बताइए ना, 1200 वो उसमें क्या छुपा था? अच्छा बताइए, उन 1200 पंचायत में क्या छुपा रखा था आपने? नहीं बनाई थी, छोटे छोटे राज्यों की अवधारणा है कि नहीं? सर, वो 1200 पंचायत में क्या छुपा था? कौन सा लड्डू आपने रखा था? बता तो दीजिए दर्शकों को, जिसका इतना दुख है आपको। पंचायत बनी थी, उनको खत्म करने की पीछे मंशा क्या थी? सर, उसमें क्या था ऐसा जिसकी मांग आप कर रहे हो? मंशा के अनुसार काम नहीं किया है, भाजपा की चलिए। मंशा का काम किया आपने। चलिए सर, चलिए, बहुत धन्यवाद करूंगा मैं, बनी गई थी वो। बहुत शुक्रिया करूंगा। लेकिन कुछ बिंदुओं को हम जरूर समझना चाहेंगे। पहला तो ये है कि चुनाव लोकतंत्र में बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन ये चुनाव अगर संवैधानिक संस्थाओं की तरफ मुड़ते चले जाएंगे डिसाइड होने के लिए अपने मसलों को लेकर, और उनकी वजह से कई बार हमारी संवैधानिक संस्थाओं पर भी सवाल उठेंगे, तो प्रश्नांकित कौन होता है?
सवाल किस पर उठते हैं? लोकतंत्र पर उठते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपकी राजनीतिक हैसियत क्यों नहीं बढ़नी चाहिए। आप चुनाव को लेकर, माफ़ कीजिएगा मैं किसी दल विशेष की तरफ इंगित नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बीजेपी पर भी आरोप लगता है, कांग्रेस पर भी, कि कभी महापौर की प्रणाली प्रत्यक्ष हो जाती है, कहीं अप्रत्यक्ष हो जाती है। ये क्या पैंतरेबाजी है? ये मैं लोगों के लिए सवाल छोड़ता हूं। और जब राजनीति में आपकी पॉलिटिकल हैसियत बहुत मजबूत होती है तो क्या ये सवाल मैटर करते हैं कि किस प्रक्रिया से चुनाव हो रहा है, क्या नहीं जा रहा है? जनता के बीच में लोकप्रियता जब आपकी महत्वपूर्ण हो जाती है तो तमाम चीज़ें क्या पीछे नहीं छूटती हैं? और क्या अब ये भी आरोप हम खूब लगते देखते हैं सत्ताधारी दल पर कि आप इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग उस तरफ बैठे हैं, जो संविधान की कंडिका का अध्ययन करने की रुचि नहीं रखते हैं लेकिन जानना चाहते हैं सच्चाई क्या है, क्या हम उनको पूरी सच्चाई बता पा रहे हैं या उनके मन में एक भ्रम छोड़ रहे हैं राजनीतिज्ञों को लेकर, पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर? ये बड़े सवाल हैं जिनको बहुत गंभीरता से आप लोगों को एड्रेस करना होगा, यानी राजनीतिक दलों के शीर्ष पर बैठे लोगों को। क्योंकि ये संदेह अगर आप लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए छोड़ते चले जाएंगे तो एक दिन ईश्वर ना करे कि वो व्यवस्था भी हो जब लोग चुनाव के नतीजे आने के भी बात कहें कि हमें लगता नहीं सच्चाई है। उस स्थिति की तरफ हमें नहीं बढ़ना चाहिए। ये सबसे बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वाजपेयी, शुक्रिया दिनेश जी, शुक्रिया धनोपिया साहब। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा। सदन